शुद्ध दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर साथियों 24 अगस्त 2021 को यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा जो हुई है उसकी दूसरी मीटिंग का ये प्रश्न पत्र है। और यदि आप देख सकते हैं कि इसकी सीरीज ए है, यानी ए सीरीज को हल किया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये इसमें कुल 100 प्रश्न हैं, जैसे कि आपको पता होगा जिन साथियों ने दिया है। यहाँ पर आपको सटीक और शुद्धतम हल उपलब्ध कराया जा रहा है। मैंने प्रयास किया है कि कोई भी प्रश्न गलत ना हो, फिर भी इसमें एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन वाले हैं या जिनके दो उत्तर सही हैं। आप देख सकते हैं, मैं उसका बता दूंगा कि इनके दो उत्तर सही हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। नीचे तीन दिए गए हैं, टॉमस रो, फाहियान और हेनसांग। तो इनका सही क्रम है, इसका दूसरा उत्तर सही है। यानी टॉमस रो 1615 ईस्वी में आया था जहांगीर के शासनकाल में। फाहियान जो है 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और हेनसांग ये 630 एडी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 2 3 1। अगला है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अग्रजी से पराजित हुआ था। विकल्प हैं बक्सर, प्लासी, वांडीवास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्लासी, यानी कि इसका बी वाला उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। चार विकल्प हैं, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी, यानी हड़प नीति का समर्थक कौन था, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो आपको सीधे उत्तर बताते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में की सभा में सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। ठीक है। इससे पहले आया था कि चरक कौन थे, पहली वाली मीटिंग में प्रश्न आया था। तो चौथे का उत्तर हो जाएगा बी वाला, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो इसके लेखक कौन थे, मेगास्थनीज थे। आपको पता होगा, बहुत प्रसिद्ध इनकी पुस्तक है। ठीक है, कौन थे, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था प्रथम बार। तो प्रथम बार ये आया था भारत में 1928 ईस्वी में। कब आया था, 1928 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए, आने की बात पूछ रहे, चले की बात नहीं पूछ रहे, क्योंकि चला था 1927 में, लेकिन भारत में आया था 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। तो यह पारित किया गया था कब, यह था लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, कब, 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, 1929 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, इसमें मिलान करना है। इंडियन नेशनल आर्मी, तो आईएनए जो है, इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। गदर पार्टी से लाला हरदयाल संबद्ध हैं। मित्र मेला, वीडी सावरकर। और होम रूल लीग, एनी बेसेंट। यानी उत्तर हो जाएगा 2 1 3 4। देखते हैं कौन सा है, इसका बी वाला उत्तर सही है, 2 1 3 4। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने जो है महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। इसका सही उत्तर सही है। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो ये जो था, ये वास्तव में प्रायोजित ही किया गया था एचआरए के द्वारा। इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी। काकोरी कांड आपको पता होगा, आप लोग इसकी तिथि बताइए। इसका षड्यंत्र नहीं, अब इसको एक नाम बदल दिया गया है, काकोरी षड्यंत्र नहीं कहा जाता है, काकोरी कांड भी नहीं कहा जाएगा, इसका अब नाम दूसरा कर दिया गया है। आप लोग बताइए, अभी करंट का ही इशू है ये, आप लोग बताइए इसका नाम क्या कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको किसने प्रायोजित किया था, कौन केस में शामिल था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। सचिंद्र नाथ सान्याल ने इसकी स्थापना की थी 1924 में, और यही बाद में एचएसआरए बन गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1928 में। कहाँ पर, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो यह बना हुआ है नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। तो यह की गई थी 1953 में। कब, 1953 में। और कौन कौन थे, एडमंड हिलरी और नेपाल के सिरफा थे तेंजिंग नार्गे, इन्होंने की थी 1953 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य यानी या फिर राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो इसका नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता होगा, साइबेरियाई सारस के प्रवास स्थल के रूप में यह बहुत प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो इसका स्रोत है डल्ली राजहरा। ए इसका उत्तर सही है, डल्ली राजहरा जो है भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क के स्रोत के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ इसका स्रोत यही है, डल्ली राजहरा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए दर्रों में से इनका कौन सा सही नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला बिल्कुल सही है, जोजिला और बुर्जिल जो है जम्मू कश्मीर में हैं। ये बारालाचला और सिपकीला ये दोनों हिमाचल प्रदेश के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लिखा है, यानी ये विकल्प गलत है।
थागला, नीतिपाश, लिपुलेखा, यानी आपने पढ़ा होगा माना, नीति और लिपुलेखा ये तीनों उत्तराखंड के हैं, लेकिन हिमाचल लिखा है, ये भी गलत है। नाथुला और जयलिपला ये दोनों सिक्किम के हैं, ये भी सही है। यानी 2 और 3 गलत हैं, तो हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 2 और 3 सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, किसके बढ़ने से फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो इसका उत्तर होगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। क्या हो जाएगा? इसका सी विकल्प सही है, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है, आपने रिवीजन में देखा होगा पूर्वावलोकन वाली पुस्तक में। तो भारत का राष्ट्रीय आय आकलन करने वाली संस्था, इसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी का संगठन, इसको CSO बोला जाता है। क्या है इसका उत्तर? हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी डी। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? अर्थशास्त्र का बेसिक क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या है? तृतीयक, यानी जो टर्सरी है यही सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है। सेवा क्षेत्र इसी से संबंधित है, इसका ए उत्तर हो जाएगा तृतीयक। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो इनका नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्या नाम है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, भारत में सर्वाधिक आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे PV नरसिम्हा राव। 1991 के दौरान जब आर्थिक सुधार हुए तब कौन इसके प्रधानमंत्री थे भारत के? ये थे PV नरसिम्हा राव। और उस समय मनमोहन सिंह जी जो थे ये वित्त मंत्री थे। ठीक है, LPG जो नीति आई थी उसमें उस समय वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा PV नरसिम्हा राव। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? इसका उत्तर है दंड प्रक्रिया संहिता, यानी जो CRPC है ये राज्य सूची में शामिल नहीं है। IPC और CRPC दोनों राज्य सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर 2 उत्तर हमको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इसका सटीक उत्तर जो है यहाँ पर चूंकि लिखा है मुख्य विशेषता, तो यहाँ प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये जो कमिटेड जुडिशरी है ये इसकी मुख्य विशेषता नहीं है। कुछ साथी बता रहे हैं अर्धसंघीय संरचना, लेकिन कई जगहों पर इसके प्रमाण मिले हैं, कई जगहों पर इसके संबंध में तर्क, जैसे केसी हुएर, आपने नाम सुना होगा। केसी हुएर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है, यहाँ के तंत्र को अर्धसंघीय तंत्र कहा है। तो वो मुख्य इसका विशेषता नहीं है। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या नहीं है? प्रतिबद्ध न्यायतंत्र इसकी मुख्य विशेषता नहीं है। मेरे हिसाब से इसका उत्तर भी ही होगा, फिर भी हम वेट कर लेते हैं ऑफिशियल आंसर की का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा DPSP, यानी क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP इसका यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो यह है अनुच्छेद 40। कौन सा है? अनुच्छेद 40, यानी बी वाला विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है 25वां देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत आसान भी है। तो ये रखा था बलवंत राय मेहता कमेटी ने, इसका ए वाला उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है, कुछ साथी बता रहे हैं स्विच बंद या चालू होने पर। नहीं, जब सर्किट होता है, अगर स्विच वहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो पूरा सर्किट पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो वो जो है प्रवाह नहीं कहा जाएगा। एक तार में जा रही होगी, दूसरे में ब्रेक होगा, तो ये हमेशा कभी होगा जब स्विच चालू होगा। तो इसका सही उत्तर है स्विच चालू होने पर। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का SI मात्रक है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा ओम। नींबू के खट्टे होने का स्वाद का किसके कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका उत्तर है साइट्रिक एसिड, ए वाला, यानी साइट्रिक एसिड के कारण इसका स्वाद जो है खट्टा होता है। अगला है कर्कट जनक रोग, आपने यदि पढ़ा होगा। तो कर्कट जो है वो कैंसर को ही बोलते हैं। कर्कट जनक रसायन जो होता है वो कौन से हैं? रसायन से होता है। तो कर्कट जनक जो है ये कैंसर, इसी को कैंसर ही कहते हैं, तो इसी से होता है ये। अगला देखते हैं, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है अधिचर्म, यानी एपिडर्मिस बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? अधिचर्म कहते हैं। तो इसका बी उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, ये हल करने वाला प्रश्न है। जिन साथियों ने हल किया होगा उनको उसका उत्तर पता होगा। इसका सही उत्तर है 1। ठीक है, हल करना बहुत आसान है। 169 से 27 जुड़ जाएगा तो 196 हो जाएगा, ऊपर नीचे 169 हो जाएगा। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 14 हो जाएगा, 14/13 बराबर 1 + x/13। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, 37 से 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो 37 से 2/1 इसको जब सरल करेंगे तो हो जाएगा 75/2। दोनों तरफ 4 से गुणा कर दीजिए अंश और हर में, तो हो जाएगा 300/8। ठीक है, और बराबर 1/8, तो कितने हैं? 300 इसमें है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 300। ए वाला जो इसका विकल्प है वो सही है, 300 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33, 361 अंडर रूट में है अपान 102.4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा
कौन सा इसका सही उत्तर होगा? जब दशमलव हट जाएगा तो ऊपर जो है 19 का वर्गमूल 19 का वर्ग है ये, और ये 32 का है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी 19/32। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 0.5% वार्षिक तक घट भी जाती है। तीनों वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर इसको घटा लेंगे तो 3.5% हर वर्ष बढ़ रही है, लेकिन चूंकि चक्रवृद्धि वाली इसमें लगेगा, वो वाला फॉर्मूला होगा A = P1 + R/100⁴ ये वाला फॉर्मूला लगेगा। R की वैल्यू 3.5 रख देंगे, N की वैल्यू 3 रख देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आप एक मोटा मोटा आपको तरीका बताएं। देखिए, हर साल 3.5 बढ़ रही है, तो 3 साल में बढ़ जाएगी 10.5। 10.5 तो वो हो गई जब ये साधारण तरीके से बढ़ती, लेकिन चूंकि 3.5 हर साल जुड़ भी रही है, तो 10.5 से कुछ अधिक होगा। और आप लोग देख लीजिए 10.5 से अधिक कौन सा विकल्प है? 10.8 वाला, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35। 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम है, परिमाण यहाँ पर गलत दिया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 47। क्या हो जाएगा? 7वां जो है वो उसका मान कितना है? 47 इसका सही उत्तर है। आप हल करेंगे, बहुत आसान है, 47 उत्तर आएगा। अगला देखते हैं, हिंदी के प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो तीक्ष्ण का विलोम है कुंठित, इसका डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है गज वदन। मैंने हिंदी का जो टेस्ट सीरीज थी उसमें आपको समझाया था गज वदन, ठीक है। वदन माने होता है मुख, और बदन बकरी वाला अगर बनाएंगे तो गज बदन, बदन माने होता है शरीर, ठीक है। तो हाथी के मुख वाले कौन से? गणपति जी, तो इसका उत्तर गणपति होगा। यहाँ पर बदन नहीं होता है, गज वदन होता है। आप लोग ध्यान रखिए आगे की परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए, तो इसका सही उत्तर होगा कंटकाकीर्ण। क्या होगा? कंटकाकीर्ण, ये इसका डी उत्तर जो है वो सही है, 38वें का डी वाला, कंटकाकीर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही इसका उत्तर हो जाएगा, इसका अर्थ क्या है? उचित निर्णय करना, यानी दूध का दूध और पानी का पानी करना, इसका सही अर्थ हो जाएगा उचित निर्णय करना। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी इसमें बहिष्कार है, बहुत ही आसान प्रश्न था। महत्वाकांक्षा में थोड़ा कठिन था, 2 बार अधिता बनेगी, यानी जो ऐसे लिखा था महत्वा, ऐसे लिखा था वो वाला सही है, ऐसे करके जो लिखा था आगे, तो इसमें ता आपको ध्यान देनी थी कि 2 बार जिसमें थी, ऊपर जिसमें लगा था वो सही है, तो यहाँ पर बहिष्कार आसान है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41। इसके सीधे प्रश्नों पर आते हैं। पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा, इसका अर्थ भी समझा होगा। द आथर सैट पीरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ही वाज अफ्रेड। क्यों इस पे था? मतलब वो जो बैठा रहा आथर जो था, क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ था, इसलिए वो डार्कनेस अंधेरे में बैठा रहा, तो इसका सही उत्तर डी है, 41वें का। 42वें का उत्तर है द आथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, तो इसका सही उत्तर है अ कोल्ड ब्रीज ब्ल्यू पास्ट हिज फेस। इस आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखित है, सीधा सीधा लिखा हुआ है अ कोल्ड ब्रीज ब्ल्यू फास्ट हिज फेस, तो इसका 41वें का हो जाएगा डी और 42वें का सी। 43 का देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, तो सबसे पहले आया था, तो उसने क्या किया था? सबसे पहले क्लाइंबिंग इनटू द बेड, सबसे पहले था। आप पैराग्राफ की पहली लाइन है आई क्लाइम्ड इनटू बेड, तो इसका सही उत्तर होगा क्लाइंबिंग इनटू बेड, इसका बी उत्तर सही है। अगला है गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड, प्राइड का अर्थ होता है गर्व, तो इसका सही उत्तर है सिनोनिम क्या होगा? डिग्निटी, इसका सही सिनोनिम है डिग्निटी। अगला प्रश्न है गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड कीन, कीन माने होता है इच्छुक या रुचिकर, इसका सही उत्तर हो जाएगा डल, डल माने होता है अरुचिकर, तो प्रश्न संख्या 45 का उत्तर ए होगा, डल माने अरुचिकर होता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 46, यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता, कुत्ते से रेबीज होता है, तो मच्छर से क्या होता है? प्लेग नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती, डसना नहीं होता है। मच्छर जो होता है उससे मलेरिया रोग होता है, रोग की बात हो रही है, डसने से बात नहीं है, तो मच्छर से मलेरिया रोग होता है, इसलिए इसका सी विकल्प सही है। अगला है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता, यहाँ पर थोड़ा टिपिकल है और अच्छा भी प्रश्न है। यहाँ पे अन्य 3 जो हैं ए, सी और डी, ये 3 जो हैं बिल्कुल अलग हैं, ये धार्मिक लोग हैं या धर्म से जुड़े हुए हैं। सूरवीर जो होता है वो योद्धा को कहते हैं, तो इसका उत्तर बी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी सूरवीर जो है वो अन्य तीनों से अलग है, अन्य तीनों धर्म से जुड़े हुए हैं, जबकि सूरवीर धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, युद्ध से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कंप्यूटरॉन को ये लिखा जाता है, तो इसी प्रकार एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर बता देते हैं आपको, इसका सही उत्तर है ए वी डी, ये वाला ए वी बी विकल्प, AVDANTNSEGA, बहुत ही आसान प्रश्न था। इधर कंप्यूटर को उल्टा किया गया है, TU को उल्ट दिया है और RONE को उल्ट दिया गया है, ठीक है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका संबंध जो है बहन निकलेगा। आप अगर लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, बहन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो इसका सही उत्तर है रविवार, क्योंकि बीच में लीप ईयर है नहीं, सीधे सीधे 2 दिन बढ़ जाएगा। लीप ईयर 2006 वाला नहीं है, जिन साथियों ने गलती की है 2006 को लीप ईयर माना है तो गलत हो गया है आपका ये। इसका सही उत्तर ए है, रविवार। अगला है भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर राजस्थान है। राजस्थान ने ऐसा किया है कि अपने सभी नागरिकों को, निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। ठीक है, इसका उत्तर राजस्थान हो गया। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र के नए कार्ड जारी करने को प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका उत्तर होगा मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड पे आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया है, नए कार्ड नहीं जारी होंगे मास्टर कार्ड के अब। अगला है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नमस्ते योग नामक ऐप किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है? तो मैंने प्रश्न बनाया था, ये सारे प्रश्न इधर के जो हैं करंट अफेयर्स के मेरी जो श्रृंखला चली है उसमें मैंने डाले हैं। तो ये बनाया था, ये किसने, नमस्ते योग जो ऐप है ये आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और मुझे लग रहा था कि इस प्रकार से ओलंपिक से जुड़ा हुआ ओलंपिक या पैरालंपिक का एक प्रश्न अवश्य आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मरियप्पन थंगावेलु। ये 20 का उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के दौरान के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो इसका उत्तर है ए है, 7.6%। कितनी है? 7.6% है। अगला है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री किसके नाम पर रखा है? इसका नाम है विद्या बालन। आप हमारा 8वां या 9वां वीडियो देखेंगे, उसका पहला ही प्रश्न है ये, जो करंट अफेयर्स की टॉप 500 की श्रृंखला चली थी उसका पहले ही प्रश्न था ये कि ये जो है विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 57। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो इसका उत्तर है जापान। कौन है? जापान है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो सबसे अधिक सीटें वहाँ पर डीएमके को मिली हैं। डीएमके पार्टी जो की है, डीएमके का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कझगम। तो डीएमके को सबसे अधिक सीटें मिली हैं, इसका उत्तर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका उत्तर है आइसलैंड। इसमें वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष पर है। प्रश्न संख्या 60 है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो इसका उत्तर है तेलंगाना। यानी तेलंगाना ने दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है यहाँ के मुख्यमंत्री ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका उत्तर ए हो जाएगा, इसका ऊपर वाले का तेलंगाना। अगला है, थंडर ड्रैगन की भूमि किसको जाना जाता है? थंडर ड्रैगन के रूप में यह जाना जाता है भूटान को। इसका उत्तर बी होगा, भूटान को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62। रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी है। किसकी? देखते हैं फिर से, ये जो है सऊदी अरब की राजधानी है, सऊदी अरब की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 63। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो गोवा सबसे छोटा है, लेकिन यदि बात करेंगे हम जनसंख्या की तो जनसंख्या के मामले में सिक्किम छोटा है। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया है तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, उत्तर बी है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, 6 वर्ष का होता है। प्रति 2 साल पर 1/3 जो सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अगला है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था, इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला है तो इसका उत्तर 24 अक्टूबर हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह है नीदरलैंड में, और नीदरलैंड में स्थान है द हेग। कहाँ पर है? हेग में है। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ कहाँ स्थित हैं? तो आपको पता होगा कि खजुराहो की जो मूर्तियाँ हैं वो चंदेल शासकों द्वारा बनाई गई थी। 900 से 1100 के मध्य, 900 से 1100 ईस्वी के मध्य बनाई गई थी, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। बहुत ही अप्रतिम है ये खजुराहो की मूर्तिकलाएँ जो हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा कठिन प्रश्न आपके लिए गया होगा, लेकिन आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ये जो नबकालेबारा उत्सव है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये पुरी में जो जगन्नाथ यात्रा है उससे संबंधित है। तो पुरी कहाँ है? उड़ीसा में है, भुवनेश्वर वहीं पास ही में है। तो ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 69। निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? ठीक है, तो विकल्प हैं मीथेन, नाइट्रोजन, CO2, CFC। तो इसका सही उत्तर है बी। कौन सा? यानी नाइट्रोजन जो है वो एक हरित गैस नहीं है।
प्रश्न संख्या 70 देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। इसका सी उत्तर सही है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 71। ये पूरा पैराग्राफ था, 71 से 75 तक प्रश्न इस पर आधारित हैं। ठीक है, इसके सीधे सीधे आपको उत्तर ही बताते हैं। स्पृहणीय, स्पृहा, स्पृहा ऐसे बोलते हैं। स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा, ठीक है, यानी किसी को प्राप्त करने की इच्छा। तो स्पृहणीय मतलब होता है प्राप्त करने योग्य। इसका ए विकल्प सही है। अगला है 72वां, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है। तो इसमें जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था ये बताया है लेखक ने। ये भी थोड़ा हो सकता है, लेकिन इतना अच्छा मतलब क्रांतिकारियों के बारे में बताया गया था कि किस फील्ड से थे या किस प्रकार के थे क्रांतिकारी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका सूटेबल नहीं लग रहा है। तो इसका उत्तर डी ही होगा, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में शुरुआत में इसमें उल्लेख कर दिया गया है और उन्हीं के अगुवाई में ही राष्ट्रीय आंदोलन चला था। तो इसका उत्तर डी होगा। अगला है 73वां, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। इसका उत्तर बी सही है। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। तो जिन साथियों ने यहाँ पर सभी धर्मों का आदर लगाया उनका उत्तर बिल्कुल गलत है। धर्मनिरपेक्षता, देखिए धर्म सापेक्षता, धर्म प्लस सापेक्षता। सापेक्षता का मतलब होता है किसी धर्म के सापेक्ष रहना, उसके समर्थन में रहना है, उसको मानना, ठीक है। लेकिन निरपेक्षता का अर्थ होता है, निरपेक्ष जो है सापेक्ष का उल्टा है, इसका अर्थ होता है किसी भी धर्म को न मानना। तो जिन साथियों ने इसका डी उत्तर लगाया है बिल्कुल सही है। कई सारी कोचिंग की मैंने देखे, कई सारे लोगों को देखा, वो लोग सभी धर्मों का आदर लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत है ये, किसी भी धर्म को न मानना। इसका डी उत्तर सही है। आप लोग वेट कीजिए, आपका यही सही उत्तर मिलेगा, डी वाला ही, यानी धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है किसी भी धर्म को न मानना। अगला है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो इसका उत्तर है कि इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने प्रतिभाग किया था या भाग लिया था। तो इसका डी उत्तर है। इसके बाद अगला जो गद्यांश है 76 से 80 तक इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं। सीधे प्रश्नों पर चलते हैं, पूरा गद्यांश पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 76, मानव को सृष्टि का लघुरूप माना गया है क्योंकि? तो इसका उत्तर है ए, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। आप लोग अपने प्रश्नों की संख्या आपने कितने अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही हुए और कितने गलत हुए और कितने अंक आ रहे हैं, इनकी संख्या अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर अवश्य रूप से कर दें, क्योंकि इससे जो है एक आइडिया लग जाएगा। आप अपने साथियों के अंक देखेंगे, अपने अंक देखेंगे, एक तुलना हो जाएगी, एक अनुमान लग जाएगा कि अधिकतर लोग किस स्लैब में या कितने अंक ला रहे हैं। तो उससे कट ऑफ का भी एक आइडिया हो जाएगा कि किसी परीक्षा के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। अगला प्रश्न है 77वां, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो यहाँ पर दो उत्तर हो सकते हैं, साहित्यकार में, साहित्य शास्त्री में। तो इसका सही उत्तर मुझे लग रहा है साहित्य शास्त्री में है। वैसे इसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको। आपने यदि बी या ए में से कोई लगाया तो अपना सही मान सकते हैं, लेकिन सटीक उत्तर साहित्य शास्त्री ही होगा। देखते हैं उत्तर कुंजी आती है। मैंने बताया था कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें दो विकल्प सही लग रहे हैं, तो इसका उत्तर साहित्य शास्त्री हो सकता है, साहित्यकार भी हो सकता है। उत्तर कुंजी का वेट करना होगा। अगला प्रश्न है, वैसे अभी इसका जो साथी बी मान के आए हैं वही इसका सही मान के चलें। अगला देखते हैं, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी अवयव रूपी पुर्जों की विकृति होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। अगला देखते हैं 79, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। तो इसका सही उत्तर है अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। 79 का कौन सा है? सी है, यानी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, यही इसका उत्तर है। अगला देखते हैं, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है। तो निरामय शब्द का अर्थ होता है स्वस्थ या बिना रोग का, इसको बोलते हैं निरामय। ठीक है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, स्वस्थ। अगला प्रश्न देखते हैं 81। अब ये सीमेंट के उत्पादन से संबंधित ये ग्राफ से जुड़े हुए प्रश्न है, रेखाचित्र बना हुआ है एक, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। चलिए प्रारंभ करते हैं। उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। अब इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं प्रश्न के 81 पर, क्योंकि इस पर दो विकल्प सही हैं। पहली बात तो भाषा नहीं सही है। देखिए आप, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, तो एक घटा शब्द जो है वो घटा हिंदी में दो प्रकार से होता है। एक घटा का मतलब होता है रिड्यूस्ड या फिल डाउन हो सकता है, और एक घटा मतलब होता है घटना वाला। घटना मतलब हैपनिंग। ठीक है, तो यहाँ से तो क्लियर नहीं हो रहा है कि घटा का अर्थ क्या है, लेकिन नीचे जब आप इंग्लिश देखेंगे तो इंग्लिश में आप पाएंगे फेल डाउन शब्द लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, तो फेल डाउन मतलब किस वर्ष में अधिकतम स्तर तक। यहाँ पर देखिए ये नहीं लिखा है कि अधिकतम घटा, अगर अधिकतम स्तर लिखा है, अगर अधिकतम घटा लिखा होता तो ये वाला है, यानी 2014-15 से 15-16 में जब आया तो अधिकतम घटा। देखिए एक बार यहाँ 98 से 60 आ गया, सबसे अधिक इसी में घटा है, लेकिन तब तो उत्तर हो जाता 2015-16। कई साथी हम देखे हैं 2015-16 सही बता रहे हैं, यही सही है, लेकिन नहीं, अधिकतम स्तर तक घटा। तो अधिकतम स्तर पे आया है, जो हमारे विकल्प हैं उसमें दो में आया है, यानी 2012-13 में भी आया है और 16-17 में भी आया है। देखिए दोनों में 55 है,
ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसके दोनों विकल्प सही हैं, 2012-13 और 2012-13 और 16-17, ये दोनों विकल्प जो है 55-55 है। 2015-16 में आप देख रहे होंगे 60 है, 2019-20 में आप देख रहे होंगे 80 है। तो इसके सही उत्तर दोनों हैं, ए और सी। जिस प्रकार से प्रश्न की भाषा है, आप लोग अधिकतम स्तर पर गौर करिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या हम जो सोच रहे हैं वो सही है। वास्तव में मैंने इस पर बहुत विवेचना की है और तब जाके इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि इसके ए और सी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई? तो यह 2013-14 में हुई है। आप देख सकते हैं 2013 में ये सबसे ज़्यादा जो उठान है यहाँ पर 12-13 से 13-14 में सबसे अधिक 35 की वृद्धि हुई है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 2013-14 यानी ए विकल्प। अगला है, प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो प्रथम 3 वर्षों का आप जोड़ लेंगे तो 42, 44, 58 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? मैंने कहीं पर जोड़ा था, अरे बहरहाल कुछ भी हो, इसमें इसका उत्तर जो है 48 आ रहा है। 42, 44, 58 जोड़ देते हैं, 4 2 6 8 6 14 4 अंश लेख 4 5 9 5 144। 144 का जब 3 से भाग करेंगे तो औसत आ जाएगा 48, यानी 83 का उत्तर सी हो जाएगा, 48। अगला 84 देखते हैं, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ है किस वर्ष? तो सीमेंट का अधिकतम उत्पादन देख सकते हो 2014-15 में दर्ज हुआ है, ये वाला जो है 2014-15। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2014-15 अधिकतम उत्पादन 2014-15 में दर्ज हुआ है। 84 का बी विकल्प सही है। अगला देखते हैं, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में था। तो इसका सही उत्तर आप हल करेंगे तो पाएंगे 31.8%। इसका सही उत्तर ए विकल्प जो है वो इसका सही उत्तर है, ए वाला। अब आगे देखते हैं, वस्तु एक्स के आयात से जुड़े हुए प्रश्न हैं, ग्राफ से जुड़े हुए हैं। इसमें कुल जो है कितने 3-3-6 वर्ष दिए गए हैं, इनका ग्राफ है, एक्स का आयात दिखाया गया है। चलिए प्रश्न का 86 देखते हैं, वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में कितनी वृद्धि हुई? तो सीधे आपको उत्तर बताते हैं 33.3%। आप लोग यदि इसका हल चाहते हैं तो आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप लोग वहाँ पर जुड़ जाइए, हम वहाँ पर इसका हल डाल देंगे कैसे कैसे हल किया है तो इतना उत्तर आया इसका, ठीक है। प्रश्न का 87 देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हल करने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। प्रश्न का 87 का उत्तर है 260। कितना है? 260 इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 260 कैसे आया ये भी बता दें। 1300/5 है, सभी का पूरे का कुल 5 जो है तो कितना हो जाएगा? 260 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयत एक्स के औसत आयत से अधिक था? तो जब एक्स का औसत आयत निकालेंगे आप तो वो हो जाएगा 7300/6। इनका सबका योग करेंगे तो 7300 आएगा बटे 6, औसत उत्पाद हो जाएगा 1216.66, ठीक है। अब पूछ रहा है कितने का एक्स के औसत से आयत से अधिक था? तो ये दो जो हैं ये वाले, ये 1216 से अधिक हैं दोनों तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, एक्स के औसत आयत से अधिक आयत और एक्स के औसत आयत से कम आयत के वर्षों का अंतर क्या है? तो कुल 6 वर्ष हैं। देखिए 1216 से अधिक वाले 2 हैं और कम वाले 4 हैं, तो 4 - 2 यानी उत्तर कितना हो जाएगा? बी वाला यानी 2 हो जाएगा। अगला 90वां देखते हैं, वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयत में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयत के उसके औसत से कितनी है? ये वास्तव में प्रश्न मुझे समझ में ही नहीं आया कि इसमें पूछ क्या रहे हैं ये, क्योंकि इसकी भाषा बहुत अटपटी लग रही है। प्रश्न में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा रहा है कि क्या पूछ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए। कुछ साथी इसके बी या डी में से उत्तर बता रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, हल कीजिएगा। मैंने बहुत प्रयास किया, मुझसे हल नहीं हुआ, हो सकता है प्रश्न गलत हो। आप लोग देखिए, आप लोग अपने विचार व्यक्त करिए कि इसमें इसका उत्तर क्या है और कैसे आपने हल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी या डी में से इसकी कोई उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं 91वां। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आपको हम गलत बता दें कि नहीं इसका यही उत्तर है और फिर आप वह पोह में रहें। जहाँ पर तार्किक रूप से जो प्रश्न हल हुए हैं या जो सटीक उत्तर हैं, जो शुद्धतम रूप में हैं, वही मैंने बताए हैं। ये भी एक, इसमें 4 वस्तुओं के 4 व्यक्ति जो हैं ABCD, इनमें वस्तुओं की जो बिक्री हुई है वो दर्शाई गई है। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। प्रश्न संख्या 91 का उत्तर जो है वो बी है, 7:9, यानी ये जो है कितना कितना होगा पूछा गया। मंगलवार को A द्वारा, तो मंगलवार को A 35 है और शनिवार को C द्वारा, तो शनिवार को C 45 है। इनका रेशियो 7:9 है। अगला प्रश्न है 92, सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है 44.44। आप निकालेंगे प्रतिशत तो यही आएगा 44.44। प्रश्न का 93 देखते हैं, B, C और D द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? तो आप जोड़ेंगे, इनका जो निकलेगा, सोमवार को B द्वारा 45, मंगलवार को C द्वारा 48 और शनिवार को D द्वारा ये थी 40, यानी 45, 48 और 40। इनको जब जोड़ेंगे आप तो आएगा 133/4, जब भाग देंगे तो 44.33, यानी ए वाला इसका उत्तर सही होगा। कौन सा? 44.33। अगला प्रश्न देखते हैं, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी की वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई? तो इसको आप हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 28.3%,
यानी डी इसका उत्तर सही है, 28.3%। अगला है सोमवार को बेची गई वस्तुओं के औसत और सोमवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य शुक्रवार के बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर है? तो इसका अंतर जो है वो 5.25% है। इसका सी वाला विकल्प सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। वर्ष 2010 और 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन यहाँ पर दिया गया है। 2000 कुल जो है कितने 3 3 6 7 वर्ष हैं, 2010 से 11 से 16-17 तक। अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या 96। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? ठीक है, यहाँ पर देखिए हिंदी में आप पढ़ेंगे तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, देखिए इसमें 15-16 के दौरान गिरावट नहीं दिखाई दी गई। गेहूं की बात कर रहे हैं हम। चलिए प्रश्न पर आते हैं। गेहूं में देखते हैं 15-16 के दौरान गिरावट नहीं दिखाई दी गई, 6896 से 6912 ये विकल्प हट गया। 16-17 के दौरान भी गिरावट नहीं दिखाई गई, ये भी हट गया। अब बचे दो, इन 2 वर्षों में गिरावट दिखाई दी। 13-14 में भी गिरावट हुई है भाई। देखिए 13-14 में गेहूँ जो है वो 7112 से 7056 पे आ गया है, और दूसरा जो है 14-15 में भी 13-14 के पश्चात 7056 से 6896, तो दोनों में गिरावट दिखाई दी। लेकिन आप अगर हिंदी से पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इंग्लिश पढ़िए एक बार। व्हीट प्रोडक्शन स्टार्टेड सोइंग का अर्थ है गिरावट दिखना प्रारंभ हुआ। तो किस वर्ष, देखिए ऊपर से लगातार बढ़ता चला आया है, लेकिन पहला वर्ष जो था 2013-14, इसमें गेहूं में पहली बार गिरावट दिखना प्रारंभ हुआ। स्टार्टेड सोइंग का हिंदी रूपांतरण अगर आप करेंगे तो यहाँ पर लिखना चाहिए था कि गिरावट दिखना प्रारंभ हुई, तब इसका उत्तर हो जाता 2013-14। तो इंग्लिश के अनुसार आप देखेंगे तो इसका उत्तर 2013-14 ही होगा। क्या होगा? 2013-14, क्योंकि यही वर्ष था जब से गिरावट दिखना प्रारंभ हुई। गिरावट तो 14-15 में भी हुई, लेकिन प्रारंभ कब से हुई? 13-14 में। तो यही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। इसीलिए मैं अपने साथियों को सलाह देता हूं कि आप प्रश्न पढ़ें, उसको अच्छे से पढ़ें, और यदि आपको जरा भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो उसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लें। मतलब कि इंग्लिश में क्या पूछा जा रहा है, कभी कभी स्पष्ट नहीं होता है हिंदी से और प्रश्न आपका गलत हो जाता है, क्योंकि हिंदी से हो सकता है एक ही मीनिंग निकल रहा हो और इंग्लिश से वो बिल्कुल सटीक हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। वैसे आपने उत्तर पुस्तिका देखी होगी, जो ये प्रश्न पुस्तिका, इसमें लिखा था कि इसमें हिंदी वर्जन को ही माना जाएगा, जो हिंदी में लिखा होगा। आगे देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। मेरे हिसाब से इसका उत्तर 2013-14 ही होगा, क्योंकि इंग्लिश वाले जो स्टार्ट सोइंग है यहीं से। आगे देखते हैं इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? तो इसका सही उत्तर बाजरा है, यानी बाजरा में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाजरा जो है लगातार बढ़ी है, कभी घटा नहीं है, ये वाला। अगला प्रश्न है 98वां, कहाँ गया? ऊपर है, हाँ ठीक। ये है 2010-11 से 16-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन क्या था? तो आप आलू का पूरा उत्पादन जोड़ेंगे, ये वाला, ये आएगा 2057, और इसको 7 से भाग दे देंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 293.86। कौन सा वाला? ये वाला। यानी प्रश्न संख्या 98 का सही उत्तर है 293.86। प्रश्न संख्या 99 है। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है? तो इनमें से कई फसलें हैं जिनमें गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें, चावल में जो है गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है, मक्का में गिरावट दर्ज की गई है, और दालों में, इन तीनों में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन मक्का और दाल विकल्प में नहीं है। बाजरा, आलू, जौ, इनमें से किसी में गिरावट दर्ज नहीं हुई है। 2016-17 की बात कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। ये देखिए 2016-17, इसमें आप कंपैरिजन करेंगे तो पाएंगे कि चावल, मक्का और दालें तीनों में गिरावट दर्ज की गई हैं, लेकिन मक्का दालें विकल्प में नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर चावल है। इसका उत्तर सी हो जाएगा, चावल। और इसका अंतिम प्रश्न है, आलू का उत्पादन 2015-16 में 10-11 का अंदाजन कितना गुणा है? तो इसका सही उत्तर है 1.90 गुणा, ठीक है। तो सारे प्रश्न मैंने यहाँ पर करा दिए सटीक रूप से। आप लोग जब आयोग की ऑफिशियल आंसर की आएगी तो मिला लीजिएगा। 1-2 प्रश्नों का इधर उधर भले कुछ गड़बड़ हो, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि सारे प्रश्न सही सही हैं और आपको बिल्कुल एज आयोग की आंसर की भी मिलेगी, ठीक है। तो कुल 100 प्रश्न करा दिए। यूपीट्रिपलएससी की पेट परीक्षा में आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे अंक आएंगे। कट ऑफ इसका बाद में डिसाइड होगा, हो सकता है भर्ती के हिसाब से, लेखपाल भर्ती के लिए अलग हो, सबका कट ऑफ अलग अलग हो सकता है। ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। चलिए अब इसको यहीं पर, जो भी किया आपने अच्छा किया। आगे की परीक्षाओं पर अपना फोकस करिए। आगे 5 दिसंबर 2021 को समीक्षा अधिकारी की परीक्षा लगी हुई है। अब हमारा अगला टारगेट जो है वही होना चाहिए। आप लोग जो है कमर कस लीजिए बिल्कुल। हम भी उससे संबंधित जो भी रणनीति है या जो भी किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, क्या क्या अच्छे से तैयार करना है और किस हिसाब से आप इसको पढ़ेंगे कि आपका प्री और मेंस दोनों अच्छे से निकले और आप अंतिम रूप से चयनित होकर सचिवालय में आपका चयन हो। तो अगली रणनीति हमारी जो है वो आर ओ 2021 परीक्षा है, जो कि 5 दिसंबर को हो रही है। तो इसके संबंध में हम अपनी रणनीति बताते हैं और पढ़ाई की वीडियो डालते हैं। धन्यवाद।